हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं विशेष तौर पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, वो मुद्दा है पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पीओके जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, आज वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ जनता ने एक बड़ा विद्रोह कर दिया है। और ये विद्रोह की शुरुआत बहुत पहले 2023 से ही हो चुकी है, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही हैं, बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पर बढ़ रही हैं। यानी कि बात यह है कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, ये तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ के साथ आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि आखिर पीओके यहां पर कैसे बना, यूएन ने इसे किस तरीके से हैंडल किया, भारत सरकार ने इसे किस तरीके से समझने की कोशिश की और आज की वर्तमान स्थिति क्या है। यानी कि इसके निर्माण से लेकर के आज तक की विभिन्न परिस्थितियों पर हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा इतिहास इसके समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं इसे केवल और केवल आपके करंट अफेयर के टॉपिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पर इसकी चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे देश की आजादी के बाद इतिहास आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमें वर्तमान के साथ उसको जोड़ करके देखना भी चाहिए। तो चलिए आज इस पीओके के इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं, इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, कैसे है। और ये आप समझ रहे होंगे कि ये है आपका रावलकोट का इलाका, जहां पर वहां की आवाम ने, वहां की जनता ने, वहां की सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया है। अब बात आती है कि वो सरकार कौन सी, पाकिस्तान की या वहां की। अगर पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है तो ये उसका हिस्सा नहीं है। अगर उसका हिस्सा है तो पाकिस्तान की सरकार है, तो फिर ये आजाद कश्मीर कैसे है। तो इन सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा इसका कहा जाए कि डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए मेरे साथ, मनोज कुमार के साथ। और आप लोगों के एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूं कि आप में से जो सभी छात्र हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर के मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को यूपीएससी में 300 या 60% मार्क्स आसानी से आ जाए और जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकें अच्छी रैंक के साथ में, तो आप इतिहास विषय को अभी फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए आरंभ यूपीएससी ऑफर 50% का इस समय स्टडी आईक्यू आपको दे रहा है। और इसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको एम के लाइव कोड लगाना है और एम के को लाइव कोड लगा करके आपका डिस्काउंट ऑफर आपके साथ में आ जाएगा। तो फटाफट इसको ज्वाइन कीजिए और सीमित समय के लिए ऑफर है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और स्टडी आईक्यू आईएएस ऐप पर या उसकी वेबसाइट पर जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो मेरे साथ में। और किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप यहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी मेल आईडी, मेरा नंबर और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है, जिसके थ्रू आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से सर्च कर सकते हो, @मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से। लेकिन हाँ, कोड एम के लाइव लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास समझने की कोशिश करेंगे और वर्तमान समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बात है दोस्तों सन 1947 की। 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन हुआ। और भारत का विभाजन हुआ तो कई सारी ऐसी रियासतें थी जो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जो किसी भी देश में शामिल होना नहीं चाहती थी, जिनमें जम्मू कश्मीर भी था, जिसमें आपका कहा जाए हैदराबाद की रियासत भी थी, जूनागढ़ की रियासत भी थी। ऐसी कई सारी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहती थी या वो पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये वो जम्मू कश्मीर है जिसे ब्रिटिश सरकार ने कभी राजा रणजीत सिंह के इलाके से लेकर के उन्होंने कुछ रुपए में, जब राजा रणजीत सिंह के वंशज दिलीप सिंह को हरा दिया और वो पैसा नहीं दे पाए युद्ध में, तो उसके बदले में ये जो कश्मीर का इलाका है गुलाब सिंह को दे दिया गया था। तो गुलाब सिंह वहां के राजा बने थे। तो ध्यान रखना, अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में पहले जो शासक थे, प्रथम शासक
प्रथम शासक गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह के बाद हम चर्चा करें तो आपके रणवीर सिंह, दूसरे शासक रणवीर सिंह बने वहां के। उसके बाद प्रताप सिंह और उसके बाद राजा हरि सिंह। ये सन 1947 में इनकी स्थिति ये थी कि ये सन 1947 में स्वतंत्र रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है ना। यानी कि ये किसी में विलय नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान और भारत दोनों इस बात के लिए एग्री भी काफी हद तक हो चुके थे कि हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए। लेकिन कंडीशन ये हुई कि बाद में जाकर के पाकिस्तान ने एक अपनी, देखा जाए तो सेना समर्थित कबायली जो थे, कबायलियों के भेष में इन पर आक्रमण कर दिया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया सन 1947 में ही पाक कमर थे। और इन्होंने जो किया था उस ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। उस ऑपरेशन का एक नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग के माध्यम से इन पर आक्रमण किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, और इसके माध्यम से ये सारी चीजें हुई। अब राजा हरि सिंह बड़े बेचैन, क्या करें कैसे करें, उनके पास उतनी बड़ी सेना भी नहीं कि इनका सम कर सके। उन्होंने भारत से बात करने की कोशिश की, उनके जो दीवान हैं उन्होंने भारत से करने की कोशिश की। भारत ने कहा कि भाई आपने हमारे साथ विलय के हस्ताक्षर ही नहीं किए तो हम आपके आंतरिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप करेंगे। आप जानिए, आप काम देखिए, जब तक भारत के साथ आप विलय पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम इस मामले में कोई भी काम नहीं कर सकते। ये एक कंसेप्ट रहा। तो बाद में जाकर के उन्होंने फिर इसको लेकर के एक समस्या क्रिएट की कि भाई चलो ठीक है भाई हम करेंगे, क्योंकि जब तक सेना इनके दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, बिल्कुल श्रीनगर के बिल्कुल बाहर के इलाके में, तब जाकर के इन्होंने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद भारत की सेना ने वहां पर प्रवेश किया और इनको बचाया एक एक करके। तो ये एक कंसेप्ट था। और इस तरीके से देखा जाए तो आगे जाकर के मैं पूरी घटना बताऊंगा, लेकिन आगे जाकर के स्थिति यह हुई कि जम्मू कश्मीर का एक पूरा इलाका, जिसमें आपके दो हिस्से पड़ते हैं, एक आजाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, और दूसरा इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान। दो हिस्से हैं जिसको अगर मैं मैप में दिखाऊं तो आप इसको देख सकते हैं। ये रहा, ये देखेंगे तो दोस्तों ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका और ये है आपका आजाद जम्मू कश्मीर का इलाका। ये दो हैं, ये रहे। तो ये एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये एक कंडीशन थी और ये कंडीशन आपकी यही है। आज इसकी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है, इसी में पड़ता है आपका रावलकोट मीरपुर का इलाका, और गिलगिट बाल्टिस्तान है जिसमें गिलगिट इस्कर्दू हुंजा जैसे क्षेत्र शामिल हैं कुल मिलाकर के। ओके, तो ये बात दो क्लियर हो गई। और ध्यान रखना, असली समस्या यहां पर है, ये तो आपका एक ऐसा एरिया है जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। यहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर चाइना का इंटरफेयर बहुत ज्यादा है। यस, ये भौगोलिक विभाजन है और भारत इस पर पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा मानता है कि वह पूरा भारत का अभिन्न अंग है। हम भी मानते, भारत क्या मानता, मतलब हम सब लोग मानते ही हैं। बात यह है कि यह घटना कहां से शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया था अक्टूबर 1947 ऑपरेशन गुलमर्ग के माध्यम से पाकिस्तान समर्थित सेना समर्थित कवालियों ने उस पर आक्रमण किया। 26 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह हारने की स्थिति में आ गए तब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद अगले दिन भारतीय सेना वायुसेना के साथ में वहां पर पहुंची और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का प्रवेश हुआ और यहां से पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। और ध्यान रखना, और यह युद्ध लगभग 14 माह चला था, 14 माह चला, लगभग 1948 तक। ये समझ लीजिएगा 1948 तक ये चला। इस युद्ध में भारत ने क्या किया, श्रीनगर का इलाका, लद्दाख का इलाका और बारामूला का इलाका इनसे अपने कब्जे में ले लिया, यानी इतने पर कब्जा कर लिया, बाकी पर उनका कब्जा बना रहा। इसी बीच में
कंडीशन ये हुई कि भारत में जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएन में ले जाने की कोशिश की। यस, सोचिएगा, यूएन में 1948 में यूएन में लेके गए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव को, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मानते थे और समझते थे कि भाई उसके थ्रू करें और इसका पाक का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सरदार पटेल ने इसके लिए मना किया था, बोले वहां कुछ मत करिए, इसको आगे बढ़ाइए और कुछ नहीं होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थोड़े से आदर्शवादी भी थे, तो उन्होंने वहां पर ले जाने की कोशिश की और अल्टीमेट वही हुआ। यूएन ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन में उन्होंने 3 शर्तें रखी कि इस क्षेत्र में पूरा का पूरा जो क्षेत्र है हम जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन उससे पहले 3 शर्तें होंगी। पाकिस्तान अपनी सेना को हटाए, भारत अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करे, क्योंकि भाई पूरे इलाके को राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय कर दिया है, तो भाई सेना को कम करे, पाकिस्तान पहले पूरी सेना को हटा दे और जनमत संग्रह किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन शुरू में तो पाकिस्तान मान गया, लेकिन बाद में जाकर के पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, बोले हम सेना नहीं हटाएंगे। और इस तरीके से सेना हटाने को पूरी करने में विफल रहा, उसने नहीं हटाई और जनमत संग्रह फिर कभी हुआ नहीं, क्योंकि सेना नहीं हटाओगे तो भारत इसमें जनमत संग्रह क्यों करेगा। और इस तरह से संघर्ष बना रहा और अल्टीमेट एक चीज हुई, वो घटना होती है आपकी 1949, 1 जनवरी 1949 को, ये रहे 1949। और हमने यहां पर एक सीज फायर लाइन हमने बना लिया, एक सीज फायर कर लिया, सीज फायर हमने कर लिया कुल मिलाकर के 1 जनवरी 1949 को। और सीज फायर में हमने जहां पर जिसका जो कब्जा है उसी को उसने अपने क्षेत्र में रख लिया, उसका कब्जा मतलब अभी माना गया कि भाई ठीक है तुम वहां पर रहो, हम यहां पर रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को मान्यता नहीं दी है। सीज फायर माना कि युद्ध विराम है, हम तो अभी भी यही मानते हैं कि पूरा क्षेत्र हमारा है। यस, और इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रही कुल मिलाकर के 1949 में। तो ये एक पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है जो मैंने आपको बता दिया, और जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसी को कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी को कहा जाता है कुल मिलाकर के। और इस तरीके से ये चीजें बनी रही, सारी चीजें चलती रही। ओके, कोई बात नहीं। बात आती है आपकी 1962 की। 1963 में सक्सम घाटी में एक समझौता हुआ। सक्सम घाटी में यह समझौता जो हुआ वो एक बड़ा अजीब सा समझौता था जो हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं था। पाकिस्तान ने अपना पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का एक हिस्सा जो है चीन को सौंप दिया 63 में, क्योंकि 62 में आप समझ ही रहे हो कि हमारा पाकिस्तान श्रीलंका वो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान आप समझ सकते हो कि अगर चाइना हमारा दुश्मन बन गया है तो वो दोस्त बन ही जाएगा। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और उसको वो चाहिए। इस तरीके से उसने उसके साथ एक समझौता कर लिया, एक क्षेत्र उसको सौंप दिया, जिसका भारत ने विरोध किया। और भारत ने जब विरोध किया तो आप समझ ही सकते हो कि फिर कुछ होना तो था नहीं, लेकिन ठीक है। 1965 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर, और ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो कंसेप्ट था वो ये था कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में विद्रोह फैलाना, विद्रोह कराना, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसी वजह से क्या हुआ, हमारा युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध, सेकंड युद्ध हमारा शुरू हुआ, और 65 का युद्ध चला, तो जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन हार का सामना तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन परिस्थिति आप समझ ही रहे हो कि भाई एलओसी अभी उनके कब्जे में है, सारी चीजें हमारे कब्जे में हैं, किसी तरीके से चीजें चलती रही। और फिर बाद में जाकर के 1971 का फिर एक युद्ध और हुआ, तीसरा युद्ध 1971 का, बांग्लादेश वाला थर्ड युद्ध, ये रहा, जिसमें हमने पूर्वी पाकिस्तान को उससे अलग कर दिया। और 1972 में इसी वजह से समला समझौता हुआ और एलओसी को मान्यता दे दी गई, द्विपक्षीय वार्ता का संकल्प रखा गया। एलओसी को हमने मान्यता दे दी और द्विपक्षीय संपर्क को हमने कि भाई आपस में वार्ता के माध्यम से सारी चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वार्ता की टेबल पर बैठेंगे, आपस में सुलझाएंगे। इस तरीके से
एलओसी को हमने एक तरीके से मान्यता दे दी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्षेत्र उनका है और ये क्षेत्र हमारा है, नहीं। बस एलओसी है एक तरीके से, बस ये समझ लेना। और फिर धीरे-धीरे पाकिस्तान उसके बाद से उसने क्या किया, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है एक दूसरे तरीके से, और बड़े स्तर पर आतंकवाद को फैलाया, और इतने बड़े स्तर पर कि 1999 में कारगिल का युद्ध करना पड़ा। और सोचिएगा, उनके कबायलियों ने हमारी पहाड़ की चोटियों पर कब्जा कर लिया आतंकवादियों के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से, और फिर ऑपरेशन विजय के माध्यम से उन क्षेत्रों को पुनः वापस लेना पड़ा कारगिल का युद्ध के माध्यम से। तो ये 1999 तक की पूरी घटना आप लोगों को मैंने समझा दी है। होपफुली कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब बात आते हैं 1999 के बाद जैसी स्थिति है वो चली रही है, वो हमेशा टेरर फिल्टर करता ही रहता है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हम उसको रिट्रीट करते हैं, कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई चीजें सॉल्व हो जाए तो बेटर है। लेकिन हमारा मानना यही है कि भाई वो हमारा क्षेत्र है, ठीक है। 5 अगस्त 1919 को एक ऐतिहासिक घटना होती है जिसमें भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को समाप्त कर दिया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो खत्म हो गया। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और इसी में 1994 का जो संसदीय प्रस्ताव था और आज का रुख है पीओके का, गिलगिट बाल्टिस्तान, दोनों को भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया कि भाई अब ये हमारा अभिन्न अंग है। इसमें ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया 1994 के प्रस्ताव के माध्यम से ही कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके आजाद, जिसे को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर वाला, वो हमारा हिस्सा है। मतलब ऑफिशियली हमने उसको कहा, डिक्लेयर किया। ओके, तो ये सारी चीजें चलती रही कुल मिलाकर के आज तक की वर्तमान स्थिति है। और वर्तमान स्थिति यह है कि भारत संपूर्ण जश्मीर कश्मीर को अपना अंग मानता है, अवैध कब्जा मानता है पाकिस्तान के, जो 54 संसद प्रस्ताव था उसको कब्जा जो है उसको यही माना जाता है कि उसका अवैध कब्जा है, और एजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों से पर भारत का कब्जा है। पाकिस्तान कहता है कि इसे विवादित क्षेत्र मानता है, जनमत संग्रह की मांग करता है, और पीओ को वो आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। इधर वाला हिस्सा, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला नहीं, इधर वाला हिस्सा ये कहता है। ये आज का आधिकारिक रुख है। तो ये है आज की वर्तमान स्थिति जो भारत और पाकिस्तान के बीच की एक स्थिति है। बात आती है कि आखिर वहां पर अब पीओके में शासन व्यवस्था कैसी है, वहां पर अब उसके वहां के अंदरूनी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कागज पर तो वहां पर यह माना गया है कि वहां का अपना एक राष्ट्रपति है आजाद जम्मू कश्मीर का, जिसे हम पीओके कहते हैं। वहां का अपना एक प्रधानमंत्री है, वहां की विधानसभा मौजूद है, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा सब वहां पर मौजूद है। लेकिन ये ऊपरी दिखावा है। हकीकत में क्या है कि उसका पूरी रक्षा, उसकी विदेश नीति, उसकी मुद्रा, उसकी सुरक्षा पर सीधा इस्लामाबाद का नियंत्रण है। यानी कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल ये है। इस्लामाबाद यहां से पूरी चीजों को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको एक सीमित स्वायत्तता दे रखी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रखा। अब इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर समस्या आ रही है क्योंकि कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान, और इसी वजह से वहां पर समस्या खड़ा होना शुरू हो गई, असंतोष बढ़ने लगा। यस, अब आप सोचिएगा, धीरे 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 वहां पर असंतोष बढ़ने लगा पीओके में। जन असंतोष आखिर क्यों? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। बरसों से समस्याएं चली आ रही हैं। कारण यह है कि उस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आर्थिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी स्थिति, और तमाम तरह की महंगाई है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जल विद्युत परियोजना है और वहां पर कंडीशन यह है कि वहीं के लोगों को वहां से बिजली बना करके वहीं पर महंगी दी जाती है, और वहां की बिजली सोचिएगा दूसरे क्षेत्रों में बेच दी जाती है। उनके लोगों को महंगी बिजली का देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको पूरी बिजली नहीं मिल पाती। नंबर एक, यानी कि खुद के उत्पादन होने के बाद, खुद के संसाधन होने के बाद वहां की समस्या। आटा महंगा है, वहां खेती वेती ज्यादा होती नहीं है, तो वहां पर सप्लाई की समस्या है। भारी बेरोजगारी है, गरीबी है, रोजगार नहीं है। तो ये काफी लंबे समय से समस्या है। ये उनकी एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या। एक राजनीतिक समस्या और भी है, और राजनीतिक समस्या यह है कि संसाधनों पर इस्लामाबाद का कब्जा है, सारे संसाधनों पर। और विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों को 12 आरक्षित सीटें दी गई हैं, जो यहां की विधानसभा है। और 12 आरक्षित श्रेणी कौन सी है?
जो जम्मू कश्मीर से दूसरे इलाकों में जाकर के फैल गए हैं, उनको दी गई हैं और वो वहां रह करके इसको कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन के लिए ही काम करते हैं और इस बात का वो विरोध करते हैं कि भाई इन लोगों को, शरारतियों को वहां पर रह करके इसकी सीटें देने की आवश्यकता क्या है? हमारी सीटों की संख्या होनी चाहिए, हमारा प्रभुत्व होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये एक कंसेप्ट है कुल मिलाकर के। और इसी परिप्रेक्ष्य में 2023 में एक आंदोलन उभरा, जन आंदोलन, जिसका नाम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का गठन किया गया। यह एक जन आंदोलन था जिसमें व्यापारी, छात्र, नागरिक सभी लोग मौजूद थे इन समस्याओं के विरोध में। 2023 से यह घटना शुरू हुई और इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि भाई सस्ती बिजली हमको दी जाए, इनकी मांग थी कि भाई सब्सिडी वाला आटा हमको दिया जाए, इनकी मांग थी कि बेहतर शासन और राजनीतिक अधिकार दिए जाए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जाए और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कम किया जाए, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाए कुल मिलाकर के। तो ये इनकी मांग थी और ये मांग बढ़ते 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 सरकार ने ध्यान नहीं दिया, बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ती चली गई लगातार। और एक दिन ऐसा आया कि जून 2026 में संकट हुआ। पहली बार कंडीशन ये थी कि जन जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगाने के बाद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये जून की घटना है, इसी महीने की। और गिरफ्तार कर लिया तो उसकी कंडीशन में क्या हुआ कि झड़प में, हल्की सी झड़प में स्थानीय व्यापारी की एक मौत हो गई और जब मौत हो गई तो झड़पें और ज्यादा बढ़ी तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई जिसमें और ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण, बहुत ज्यादा कहा जाए कि संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। हाँ, भारत के संदर्भ में देखोगे तो भारत के लिए ओके, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन स्थिति वहां खराब है, नो डाउट। और इसी के साथ में वहां पर इंटरनेट, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, सेना का अत्याचार, ये सब वहां पर शुरू हो गया। अब वास्तव में वो लोग सोच रहे हैं, हकीकत में देखा जाए, क्या इसी के लिए उन्होंने इस आजादी को लेकर के पाकिस्तान को समर्थन दिया था? भारत में देखोगे तो भारत में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? वहां के लोगों को कितनी सुविधाएं हैं, कितने संसाधन हैं और उनमें से कुछ लोग जब विरोध करते तो उनको कंट्रोल करने के लिए सेना वगैरह भी रहती है, आतंकवाद को रोकने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए। लेकिन अपने नागरिकों पर, उन लोगों पर अत्याचार बिल्कुल भी नहीं है जहां पर जो प्रॉपर तरीके से भारत के साथ रहते हैं, भारत के साथ, क्योंकि बाबू वो तो भारत का हिस्सा है। लेकिन जो गलत करने की कोशिश करता है उनके साथ में फिर अलग तरीके से व्यवहार भी करना पड़ता है। अब बात आती है कि पीओके में कंडीशन क्या है। अब यहां पर केवल महंगाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि स्थानीय स्वायत्ता और मानव अधिकारों का संघर्ष है। बोले महंगाई, बेरोजगारी वो छोड़िए, अब बात आ जाइए हमारे अधिकारों को लेकर के, यहाँ की स्वायत्तता को लेकर के, हमारी ऑटोनॉमी को लेकर के। यस, ये है मुद्दा। और दूसरी चीज एक और भी है, तो ये तो हुआ पीओके का। अब इसी में गिलगिट बाल्टिस्तान का जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखिएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान की स्थिति थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान सीधा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं था सन 47 में, पाकिस्तानी कबालियों के कब्जे में नहीं था, वो था ब्रिटिश कब्जे में। और ब्रिटिश कब्जे में क्या हुआ कि वहां पर जो स्काउट्स थे उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के साथ मिल गए स्काउट्स ने, और इस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के साथ चला गया कब्जा करके, जबकि है जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही। और इस तरीके से पीओके की स्थिति अलग है जिस पर उन्होंने घुसकर कब्जा किया, और गिलगिट बाल्टिस्तान की स्थिति अलग है क्योंकि वहां के स्काउट्स ने वहां पर आंदोलन करके वहां पे व्यवस्था पर कब्जा कर लिया उन्होंने, इस तरीके से। तो वहां की स्थिति अलग है। और वहां पर यह सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह जो क्षेत्र है, एक तरफ चीन की सीमा है, दूसरी तरफ मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है और तीसरी तरफ अफगानिस्तान से निकटता है। यह भारत का, पाकिस्तान का पूर्ण प्रांत नहीं है। इसकी संवैधानिक स्थिति आज भी अस्पष्ट है कि यह कैसा है। वहां पर किसी तरह की कोई सरकार वरकार का क्या कंसेप्ट है यह किसी को नहीं पता है, किस तरह की स्थिति है यह नहीं पता। और यहां से देखिएगा कासगढ़ का जो इलाका है जहां से चीन का प्रवेश होता है, गिलगिट बाल्टिस्तान में उसकी उपस्थिति जो पीओके का हिस्सा है, और ग्वादर बंदरगाह तक वो जाता है पूरा का पूरा, जहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपीईसी का कंसेप्ट जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये वही है सीपीईसी। और भारत इस दावे पर
भारत इसका विरोध करता है कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा क्षेत्र है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। ये रहा गिलगिट बाल्टिस्तान, यहां से वो एंट्री करता है और इस तरीके से पीओके होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जाता है और भारत इसको मना करता है। सीपीईसी, चीन का भारी आर्थिक निवेश भारत का संपूर्ण क्षेत्र पर वैध दावा है। कुल मिलाकर के भारत पाकिस्तान नहीं, चीन से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है ये, इसलिए और ज्यादा विवादित बन जाता है। ये रहा कुल मिलाकर के। और अल्टीमेट ये चीज जो मैंने आपको डिस्कस की, ये एक इसका पक्ष ऐतिहासिक है, एक संवैधानिक है, एक सामाजिक राजनीतिक है, एक भू राजनीतिक है, क्योंकि चीन का प्रवेश आ जाता है। सामाजिक राजनीतिक ये इसलिए कि कानून व्यवस्था नहीं बल्कि स्थानीय जनता के अधिकारों की बात भी है। संवैधानिक इसलिए कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर भारत का वैध और संप्रभु कब्जा नियंत्रण होना चाहिए। और ऐतिहासिक इसलिए कि सन 47 में भारत के साथ इसका विलय हो चुका है, इसलिए भारत का ये अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण से आप लोगों को 4 चीजें विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। ओके, और बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।